हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम हिंदी विषय का एक लेसन देखेंगे जिसका नाम है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी ये लेसन पूरक पठन से हमें दिया गया है। इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। लेकिन इस लेसन में हमें हरिवंश राय बच्चन जी ने उनके पिताजी के बारे में यहाँ पर इस लेसन में हमें बताया। उनके पिताजी का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो ये उनके पिताजी का नाम है, उनके बारे में ही यहाँ पर इस लेसन में हमें बताया है। परिचय देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म बताया गया है 27 नवंबर 1907 में प्रतापगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनकी मृत्यु हुई है 18 जनवरी 2003 में। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से हैं, यानी कि प्रमुख कवियों में इनका भी नाम आता है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिससे लोकप्रियताओं के नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। यानी कि मधुशाला ये उन्होंने लिखी हुई एक रचना है, तो वो भी लोकप्रिय हो गई हैं, यानी कि लोगों को पसंद आ गई हैं। इसके लिए उनको कीर्तिमान वहाँ पर हासिल हुआ है। प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह इनके प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यह आत्मकथा इन्होंने 4 खंडों में लिखी हुई है। आइए हम गद्य संबंधी देखते हैं। यह एक आत्मकथा है, यानी कि उनके पिताजी के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये आत्मकथा होती है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा होती है, यानी कि गद्य लिखने का एक प्रकार होता है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा या स्मृतियों के आधार पर यह लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष होता है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहने सहने, उनके व्यक्तिमत्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल की परिस्थिति किस तरीके से थी उस टाइम में, एवं स्वयं में आए संस्कार, यानी कि उनके माता पिता ने दिए हुए किस प्रकार संस्कार थे, वो संस्कारों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से भी चित्रित किया गया है, यानी कि इस पाठ में उन्होंने एकदम अच्छी तरीके से उनके पिताजी के बारे में, उनके पिताजी किस तरीके से थे, उनका व्यक्तिमत्व किस तरीके से वह स्वाभिमानी थे, कर्तव्य निष्ठा यानी कि किस तरीके से वह काम करते थे आदि गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। चलिए देर न लगाते हुए हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पॉइनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चिल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अब यहाँ पे पॉइनियर प्रेस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर इनके पिताजी काम करते थे। कौन? प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी। तो इनके बारे में यहाँ पर बताया। समय की पाबंदी यानी कि समय का पालन करने वाले इंसान थे। शुद्ध स्वच्छ लिखावट थी, यानी कि एकदम अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन वो लिखते थे। सही साफ हिसाब किताब रखने की भी उनको आदत थी। विनम्र निश्चिल स्वभाव था। विनम्र निश्चिल यानी कि एक शांत स्वभाव और सबसे अच्छे से व्यवहार करते थे। व्यवहार यानी कि बर्ताव, बिहेवियर। बहुत जल्द सबको विशिष्टता दे देते थे, यानी कि उनकी एक खासियत थी अपने में ही। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपने मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते थे। यानी कि अपना उनका जो खुद का काम रहता था वो काम तो वो क्लियर कर ही देते थे, पूरा कर देते थे, लेकिन साथ में उनके जो सहयोगी थे, सहयोगी यानी कि सहकर्मी, तो उनके साथ में जो कलीग्स थे तो उनका पिछड़ा काम यानी कि बचा हुआ काम भी वो अपने मेज पर, अपने टेबल पर लेके आते और खुद ही कर देते थे। यानी कि टाइम हो जाने के बाद में भी ये एक्स्ट्रा टाइम में दूसरों का काम भी करके देते थे। दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद, यानी कि ऑफिस, दफ्तर यानी कि ऑफिस का काम बंद हो जाने के बाद भी वे
घंटों देर बाद वहीं पे रुके रहते थे और रात देर तक काम में जुटे रहते थे, यानी कि अपना काम करने के बाद दूसरों का काम भी करने के लिए ये देर रात तक रुके रहते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। इस वजह से दूसरों का काम करने की वजह से ये जो उनके अधिकारी थे, अधिकारी भी उनसे इम्प्रेस थे और जो सहकर्मी जो हैं जिनका ये काम करते थे वो भी उनसे प्रेम से रहते थे, यानी कि दोनों के प्रिय ये बन गए थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर लेखक हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी वो बता रहे कि हमारे घर से जो दफ्तर है यानी कि ऑफिस जो है वो 4 मील का उन्होंने यहाँ पर बताया है, या फिर कुछ कम भी हो सकता है, यानी कि अंदाजे से उन्होंने एक बताया गया है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, यानी कि फासला यानी कि अंतर, अनुमान यानी कि अंदाज़ा, यानी कि फासले के मामले में उन्होंने बताया कि मैं कंफर्म फासला तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक 4 मील तो हो सकता है, लेकिन ये मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है। 4 मील से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, ज़्यादा की तरफ, यानी कि उनको लगता है कि 4 मील से ज़्यादा हो सकता है वो फासला। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उनकी सवारी की, यानी उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया कि वो पैदल ही आते जाते थे, यानी घर से दफ्तर की ओर पैदल आते जाते थे। और उन्होंने यहाँ पर भी बताया है कि साइकिल जो है उन्होंने कभी ली नहीं है और ना ही साइकिल की कभी सवारी की है। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा है। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इखरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपल्ली टोपी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दफ्तर के लिए उन्होंने एक पोशाक बनाई थी, यानी कि सिर्फ ऑफिस में जाने के लिए एक पहराव, एक पोशाक होना चाहिए, एक परिवेश होना चाहिए। तो वो मानो जैसे एक यूनिफॉर्म उन्होंने बना लिया था अपने लिए। एक काला जूता था, ढीला पाजामा, अचकन उनके लंबे खरे शरीर पर उन्होंने लिया हुआ था जो उनको बहुत अच्छी लगती थी, उन पर सूट भी करती थी, और दुपल्ली टोपी भी उन्होंने ली थी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना हुआ ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। गुलूबंद यानी लंबी पट्टी के आकार का एक कपड़ा रहता है जो गले में रहता है। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, यानी कि जब दफ्तर से बाहर जाते थे तो वो धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, तो वो पहराव वो उनका रहता था। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायती से आती थी और काफ़ी महंगी भी होती थी। तो ये पहराव जो है, ये परिवेश जो है, ये पोशाक जो है वो पहनते थे। आगे देखते हैं, पिताजी बाहर निकले तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता है, यानी कि पिताजी जब बाहर निकलते थे तो छाता लेके ही निकलते थे। मौसम साफ़ हो या रात हो तो वो छड़ी लेकर चलते थे। जब मौसम साफ़ हो और रात में वो छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत, यानी कि मजबूत छड़ी जो है वो लेकर बाहर निकलते थे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी, यानी कि लेखक बता रहे कि लंबी लाठी जो है, वो लंबी लाठी कौन सी जो मारपीट के लिए यूज़ की जाती है, तो वो लाठी के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया कि लंबी लाठी उनके घर में नहीं थी, लेकिन लेखक को इतना पता था कि लाठी चलाने की तालीम जो है, तालीम यानी कि शिक्षा, ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग जो है पिताजी को ज़रूर आती होगी, ऐसा उनको कंफर्म लगता था। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था, यानी कि लेखक बता रहे कि उनको एक बात याद आती है पिताजी की, एक टाइम में शहर में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था, उस वजह से शायद उनके पिताजी ने वो लाठी चलाई रहेगी, तो इसके लिए वो ऐसे बता रहे हैं कि शायद मेरे पिताजी को वो तालीम आती रहेगी। आगे देखते हैं, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाह चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था तो उस टाइम में उनके पिताजी ने क्या किया था उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्होंने क्या बोला है कि धोती ऊपर कर ली और कुर्ते की बाह चढ़ा ली, शायद से वो लाठी लेके चले गए होंगे। तो जो पहाड़ी मोटा डंडा था उनके हाथ में, तो वो दाहिने हाथ में लेकर
कंधे पर संभालते हुए वो वहाँ से अपने घर से निकल पड़े। बायां हाथ तेजी से हिलाते हुए नंगे पाँव यानी कि बिना चप्पल पहने वो निकल पड़े थे और आगे बढ़ गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, यानी कि जहाँ पर दंगा फसाद हो रहा था हिंदू मुस्लिम का, तो वहाँ पर जाके उन्होंने बोल दिया कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता, यानी कि अगर मैं लड़ाई करने के हिसाब से आता, झगड़ा करने के हिसाब से आता तो मैं अकेला नहीं आता, 4 लोगों को साथ में ही ले आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, यानी कि डंडा में सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए मैं लेकर आया हूँ। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, यानी कि कोई भी अगर मुझे चुनौती देगा, चुनौती यानी कि उकसाएगा या फिर भड़काएगा, तो मैं लड़ने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि मर्द की लड़ाई होगी तो वो बराबर की लड़ाई होगी। अगर 4 लोग एक इंसान को मारेगा तो उसमें बहादुरी का कोई मतलब नहीं है, इसमें बहादुरी नहीं है। अगर एक मर्द है तो एक मर्द के साथ एक ही मर्द लड़ेगा, उसमें बहादुरी है। लेकिन एक मर्द को 4 मर्द मारेंगे, 4 आदमी मारेंगे तो उसमें कोई बहादुरी वाला काम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने इसमें कहा है। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा है कि अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं, यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी क्या बोल रहे हैं उन लोगों को कि अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, यानी कि अकेला इंसान अगर मारेगा तो वो बात समझी जा सकती है कि वो सुनने वाला नहीं है। लेकिन 4 आदमी मिले, यानी कि 4 आदमी मिलकर मारे तो वो गलत है। यहाँ पर 4 आदमी अगर मिलते हैं तो उन्हें को समझदारी की बात करनी चाहिए, ना कि मारामारी करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह दूसरे को मार दिया, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि अगर 4 लोग आ रहे हैं मारने के लिए तो वहाँ पर लड़ाई नहीं, यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, समझदारी की बात होनी चाहिए, कुछ तो बात यहाँ पर निकल आएगी। लेकिन अगर ऐसे ही करोगे कि कोई भी किसी को मार देगा, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, तो ये बेसमझी की बात है। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है, यानी कि उन्होंने बताया कि आप धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हो तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है, तो वो इंसानियत का नाता आप पालो। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसे यहाँ पर कहा गया है, यानी कि इंसान मेल से रहने को बना है, ना कि मारामारी करने को, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर से सुलह से रहना होगा। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि इंसान को इंसान के जैसे ही रहना चाहिए, जानवरों के जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। हम अगर धन को मानते, लेकिन धन से बड़ा नाता कौन सा है, इंसानियत का नाता। इसके लिए इंसान को अपने मेल से ही रहना चाहिए, यानी कि आपस में मिल बांट कर रहना चाहिए। क्योंकि मारामारी अगर लड़ाई करोगे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे चलेगी, लेकिन फिर सुलह तो हो ही जाएगी ना, तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्यों मारपीट करें। तो ऐसे अच्छे इंसान बने रहें तो वो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पेज का जो रहेगा तो वो नेक्स्ट पेज में आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।